हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि इस लॉकडाउन के कंडीशन में भी आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे होंगे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे से अपनी स्टडी में भी फोकस कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं हो। इसलिए मैं आज आप सभी के लिए जियोग्राफी क्लास 6 का यह लेक्चर लेके आया हूँ। आई होप कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आएगा, जिसमें मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए कुछ प्रश्न उत्तर पर डिस्कशन करूँगा। आई होप कि आप उसको नोट डाउन करेंगे और मैं आपको इस चैप्टर से भी बताऊंगा कि यह आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। हम कौन सा देख रहे हैं? चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। हो सकता है कि आपके बुक में यह चैप्टर किसी और चैप्टर में ये मेंशन किया गया हो, ये चैप्टर जो है, यह नाम जो है चैप्टर का। ओके, लेकिन पृथ्वी की गतियाँ नाम का एक चैप्टर है जिसको आप देख रहे हो, यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, सो यहाँ देखिए, आपका पहला क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो एमसीक्यूज में क्या है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो अगर देखिए, यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर मूव कर रहा है, तो इसकी गति को क्या कहेंगे? तो इसकी गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं दोस्तों, यानी कि रिवॉल्यूशन मोशन, परिक्रमण गति कहते हैं। अब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो विषुवत वृत्त पर सूर्य की सीधी किरणें किस दिन पड़ती हैं, यानी भूमध्य रेखा में सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो उसकी तारीख है 21 मार्च को। कब पड़ती है? 21 मार्च को दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? क नंबर, यानी 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी के मौसम में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। फिर ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? किसी भी ऋतु में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है जब अलग अलग परिक्रमा करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर में, आप इसको पढ़े भी होंगे दोस्तों, कि पृथ्वी जो है जब अलग अलग गति करती है तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी ऋतुओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अलग अलग चेंजेस अलग अलग कंडीशन में मूव कर रही है। यहाँ पे जो है, ये जो डेट आप देख रहे हो 21 मार्च की, यहाँ पे डायरेक्टली ये विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं दोस्तों। विषुवत रेखा पे डायरेक्टली सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आई थिंक इसका आंसर मिल गया होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। अब इसका आंसर कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए कि ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। और सूर्य के चारों ओर की जो स्थिति में परिवर्तन होता है, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप परिक्रमण ही कहते हो ना। बिल्कुल दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ फिलअप्स हैं, कुछ खाली स्थान है, इसको कवर करते हैं। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले आप जानिए कि लीप ईयर क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। तो लीप वर्ष का मतलब होता है दोस्तों, जिस वर्ष आप कैलेंडर में 366 डेज जो देखते हो ना, जिस वर्ष जो है फरवरी के मंथ में आपके 29 डे जो होते हैं ना, वही क्या होता है, आपका लीप ईयर होता है। यानी कि उसको क्या कहते हैं, हम लीप वर्ष कहते हैं। तो ये क्या होता है, हर चौथा वर्ष जो है लीप ईयर कहलाता है। जैसे देख लीजिए, अभी क्या है 2020। तो आप अगर 2020 में हो तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन से ईयर से ये शुरू हुआ होगा, ये सभी ईयर वगैरह, और उसका चौथा वर्ष ईयर्स को हम देखेंगे, चौथे वर्ष को देखेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आपके पास जो भी संख्या मिले उसको आप 4 से डिवाइड करना, लास्ट के 2 डिजिट को, आखिरी के जो 2 डिजिट मिलेंगे आपको उसको 4 से डिवाइड करना। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब वो लीप ईयर है। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, 4 5 जा 20, मतलब ये पूरा कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो है लीप ईयर होगा 2020। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2019 की, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 19 है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास एक शेषफल बच जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? जितना भी बचेगा दोस्तों, 3 बच जाएगा। ओके, जैसे यहाँ देखिए, अगर आप 19 को 4 से डिवाइड करते हो
तो यहाँ पे 4 4 जा 16 होगा और 4 4 5 जा 20, तो आपके पास 3 रिमाइंडर बच रहा है ना, ये क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि प्रत्येक लीप वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन होने चाहिए, उसमें 366 डेज होने चाहिए, फरवरी मंथ में 29 दिन होने चाहिए, और उसका लास्ट का डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तब वह लीप ईयर होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा कि एक लीप वर्ष में 366 डेज जो है होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को आप क्या कहते हो? पृथ्वी की प्रतिदिन की जो गति होती है, तो देखिए प्रतिदिन की गति मतलब एक दिन की गति है ना। तो एक दिन की गति क्या होगा दोस्तों, अगर वन डे, एक दिन में पृथ्वी कैसे घूमता है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे ही, जो इसके पोल्स होते, जो इसके एक्सिस होते हैं, इस पे ही ये क्या करता है, रोटेशन करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में यह घूमता है। तो यहाँ पे एक दिन में एक चक्कर लगाता है तो दिन और रात होते हैं। और इस गति को आप क्या कहते हो, तो इस गति को हम घूर्णन गति के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसको आप क्या कहते हो, इंग्लिश में आप इसको कहते हो रोटेशनल मोशन। क्या कहते हो दोस्तों, रोटेशनल मोशन के नाम से आप इसको इंग्लिश में जानते हो। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहेंगे हम, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहेंगे ना भाई। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लिखिएगा घूर्णन गति। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खालिस्तान कक्षा में घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। आइए मैं आपको इसका आंसर दिखा दूं पहले, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कहाँ पे इसका आंसर हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पे पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, 21 जून, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ जो है ये झुका होता है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन से रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे कि 21 जून को सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। ओके, और यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान ये ऋतु में दिन छोटे होते हैं, कौन से मौसम में दिन छोटे होते हैं, जो अभी चल रहे हैं, बिल्कुल। कौन सी ऋतु है ये, विंटर सीजन में। ओके, विंटर को आप क्या कहते हो, शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों कि दिन जो है वो छोटे होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ फिलअप्स कवर करे और कुछ जो है एमसीक्यूज कवर करे। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर में भी आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, तो ये पृथ्वी है मान लीजिए, और ये इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस का ये जो झुकाव कोण है ये कितना है दोस्तों, आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है ये झुका हुआ रहता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष में ही घूमना और दिन और रात करना, यह घूर्णन गति कहलाती है। और पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाना, ये क्या कहलाती है, परिक्रमण गति कहलाती है। तो आइए इसकी परिभाषा मैं आपको बुक में कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको उसको दिखा दूं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सो हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा, दोनों आंसर। लीप वर्ष क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा कि प्रत्येक चौथा वर्ष जो है लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें कि 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, साथ ही फरवरी माह में 29 दिन हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो वह लीप वर्ष कहलाता है। अब उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए, तो इसको आप समझिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे इस डायग्राम को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कौन सी कंडीशन है, ये उत्तर अयनांत है,
और ये कौन सी कंडीशन है, दक्षिण अयनांत है। अब ये उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत का मतलब समझिए। उत्तर अयनांत में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बनी है, आपको पता ही होगा। ओके, अब यहाँ जो नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी गोलार्ध है, ये सूर्य की ओर झुका हुआ है। नॉर्थ पोल जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ देखिए, इसमें ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, तो इस हिस्से में डायरेक्टली जो है सनलाइट जो है पड़ रही है, जिसके वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है उजाले से भर जाता है और यहाँ दिन ही दिन हमको नजर आता है। अब चूंकि पृथ्वी घूमती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकी हुई है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इसके कुछ क्षेत्रों में जो है, यानी कि इसके पोल्स में, पोल्स तो वही रहेगा, यानी इसके ध्रुव तो वही रहेंगे ना भाई। तो यहाँ पे देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है, उत्तरी जो पोल होता है इसका, यहाँ पे क्या होता है, ये उत्तरी ध्रुव वाला, यहाँ पे जो है 6 माह तक दिन होता है, इसी कारण कि वहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ रही हैं। कौन से तारीख से, 21 जून से। तो उत्तर अयनान के कारण जो है यहाँ 6 माह तक लगातार दिन देखने को मिलता है। लेकिन इसके ठीक वाइस वर्सा, यानी इसके ठीक विपरीत में हमको देखने को मिलेगा। ये तो नॉर्थ पोल का ये पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, आपको दिन नजर आ रहा है। लेकिन ये साउथ पोल जो है, यानी दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है दोस्तों, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा देखिए यहाँ से अलग है। तो इस हिस्से में आपको डार्कनेस नजर आ रही है। ओके, यानी अंधेला नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि यहाँ 6 माह तक रात्रि देखने को मिलती है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। अब बाकी जगहों में क्यों नहीं मिलती सर, आप पूछ सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों कि ये पृथ्वी तो घूम रही है। अब ये पृथ्वी जब घूमेगी, एक दिन में तो घूमेगी ही ना। तो एक दिन में जब ये घूमती है, तो इस तरफ अभी जो दिन दिन दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो नाइट में बदल जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मान के चलिए, यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब यहाँ पे ए वाले हिस्से में सनलाइट पड़ रही है और आर वाले हिस्से में सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे हम इसको डे नाइट करके देखते हैं। 1 मिनट रुके। यहाँ देखिए, अभी क्या है कि ये एक्स है और ये वाई है। इस एक्स वाले हिस्से में सनलाइट पड़ रही है यहाँ पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या है, डे है। ओके, और वाई में क्या है, नाइट है, क्योंकि वहां सनलाइट नहीं पड़ रही है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या होगी, जब ये घूम जाएगी, जब ये घूमेगी, तब क्या देखने को मिलेगा, जब ये घूमेगी तो इस तरफ वाई होगी और इस तरफ एक्स होगी। ओके, तब यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि आपके यहाँ रात तो होता ही होगा, तो यहाँ पे आपको नाइट दिखाई देगा। ओके, क्या दिखाई देगा दोस्तों, नाइट। और वाई में क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा। तो इसीलिए बीच वाले हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये पोल झुका हुआ है, ये ध्रुव झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको 6 माह तक जो है पूरा का पूरा दिन दिखाई देगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये हिस्सा जो है 6 माह तक अंधेरा ही रहता है, वहाँ रोशनी नहीं जाती, जिसकी वजह से वहाँ 6 माह तक रात्रि देखने को मिलती है। सो इसका आंसर यही है। तो ये उत्तरी अयनांत हो गया। ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत। क्योंकि जब सूर्य की किरणें 6 माह तक लगभग जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, तो उसको हम उत्तरी अयनांत कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में वहां पे रात्रि देखने को मिलती है। और यहाँ सबसे बड़ा दिन जो है हमको 21 जून की तारीख को यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे 22 दिसंबर को सेम कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, ये अभी इस तरफ है और दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इस ओर जो है रोशनी आएगी पूरी की पूरी, और इस ओर क्या होगा, इसके इस तरफ जो है डार्कनेस होगा, यानी कि अंधेला होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगी, रात्रि रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल में 6 माह तक रात्रि होगी। नॉर्थ पोल में 6 माह तक क्या होगी, रात्रि होगी। और साउथ पोल में यहाँ 6 माह तक क्या होगी, दिन होगी, यानी कि डे होगी। अब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल में 6 माह तक क्या होगा, 6 माह तक यहाँ पे डे होगा। ओके, और यहाँ पे साउथ पोल में 6 माह तक क्या देखने को मिलेगा, नाइट देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो। तो ये वाली कंडीशन, मतलब जब नॉर्थ पोल में सूर्य की किरणें पड़ेंगी और 6 माह तक दिन होगा, उसको हम उत्तरी अयनांत कहेंगे। और जब साउथ पोल में सूर्य की किरणें पड़ेंगी और 6 माह तक दिन होगा, तब हम उसे दक्षिणी अयनांत के नाम से जानेंगे। तो आई थिंक आपको इसका आंसर समझ में आ चुका होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विषुव क्या होता है, विषुव विषुव क्या होता है। तो विषुव किसे कहते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ।
ये देखिए क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो यह जो है विषव कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको डायग्राम से समझा दूं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ये अवस्था विषव की अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे ये पृथ्वी जो आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रही है, इसमें सूर्य की किरणें डायरेक्टली इसकी विषुवत रेखा पे पड़ती हैं। तो यहाँ कोई भी हिस्सा झुका नहीं है सूर्य की ओर। ये हालांकि 2D डायग्राम है बोल के आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ आप मान के चलिए कि सूर्य की किरणें ठीक इसको बीच को पड़ रही हैं। ओके, और ये जो है ठीक सूर्य के बगल में है। जैसे मान लीजिए ये सन है, तो यहाँ पे अर्थ है। अब यहाँ पे अर्थ है मतलब इस तरीके से, अगर इस तरीके से इसको मैं रोटेट कर दूं तो यहाँ पे अर्थ का विषुव क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य रेखा उसका इक्वेटर लाइन है। तो यहाँ से सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, कोई हिस्सा यहाँ झुका नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। यही कंडीशन यहाँ क्या कहलाती है, विषुव कहलाती है। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न उठता है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन का मतलब समझिए कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग होता है। कारण क्या है? देखिए कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, मतलब क्या है, उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत अलग अलग क्यों होता है? कारण यही है क्योंकि जब उत्तरी अयनांत होता है तो सूर्य की किरणें जो है नॉर्थ पोल में पड़ती हैं ज़्यादातर, और इस वजह से यहाँ पे उत्तरी अयनांत होता है, और दक्षिणी अयनांत में अंधेरा छाया रहता है 6 माह तक। लेकिन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में अंधेरा छाया रहता है 6 माह तक। और दूसरा क्या है, दक्षिणी अयनांत। तो दक्षिणी अयनांत कब देखने को मिलेगा? जब यहाँ पे दक्षिण ध्रुव के पास जो है सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेंगी, और यहाँ दक्षिण ध्रुव के पास जो है 6 माह तक क्या होगा, दिन होगा। तो इसलिए अलग अलग पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अधिक उत्तरी अयनांत में पड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक दक्षिणी अयनांत में पड़ेंगी। ओके, तो आई थिंक इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? इसका आंसर मैं आपको 2-3 बार यहीं पे दे चुका हूं दोस्तों। इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा। सो यहाँ तक का हमारा जो लेक्चर है आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको और भी इस तरीके से क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि उसके लिए आपको कोई फी देनी नहीं पड़ेगी दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, आप होंगे कामयाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।